नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और आज हम भारत में इसी बदलाव की कह सकते हैं कि नब्ज टटोलने वाले हैं। स्वागत है आप सबका। आज हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो भारतीय उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में हो रही उथल-पुथल पर बात करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सबकी नज़र है। सरकार नई नीतियां ला रही हैं, यूनिवर्सिटीज बदल रही हैं और लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। सही कहा। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन भी यही है कि क्या ये बदलाव वाकई भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाने की नींव रख रहे हैं या ये सिर्फ कागज पर अच्छे दिखने वाले सुधार हैं। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि इसमें पॉलिसी, गवर्नेंस और भविष्य के भारत से जुड़े कई अहम पहलू हैं। तो चलिए सबूतों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। इन सारे बदलावों के पीछे की मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है। बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी का नाम आता है। क्या सारा खेल वहीं से शुरू हुआ? बिल्कुल, एनईपी ही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को खींच रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये कह रहा है कि अब रटने रटाने वाली पढ़ाई से आगे बढ़ना होगा। इसीलिए अब डिग्री कोर्सेज में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई पर जोर है। अच्छा, मतलब अब कोई इंजीनियरिंग का छात्र साथ में संगीत या मनोविज्ञान भी पढ़ सकता है? हाँ, कुछ हद तक विजन यही है। इससे छात्रों को एक संकीर्ण दायरे से बाहर सोचने का मौका मिलेगा। और जब सरकार की तरफ से एक साफ दिशा मिलती है ना, तो संस्थानों को भी पता होता है कि उन्हें किस तरफ जाना है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है, जहां सरकार के लगातार फोकस ने एजुकेशन में क्वालिटी और स्किल दोनों को बदल कर रख दिया। भारत का सिस्टम अलग है, लेकिन सबक वही है। एक साफ नीति और मजबूत इरादा संस्थानों में भरोसा जगाता है। ठीक है, तो एनईपी ने एक माहौल तो बना दिया है, लेकिन लेख कहता है कि असली एक्शन पिछले 1 साल में दिखा है, जिसमें 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला है रिसर्च के इकोसिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि रिसर्च को अब हॉबी या सिर्फ पीएचडी तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे देश के विकास का एक जरूरी हिस्सा बनाया जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने एक बहुत स्मार्ट 2 तरफा दांव खेला है। अच्छा, वो क्या है? लेख में 2 चीजों का जिक्र है। एक है अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एएनआरएफ, और दूसरा है 1 लाख करोड़ रुपए की R&D स्कीम। ये दोनों अलग कैसे हैं? यहीं पर रणनीति की खूबसूरती है। इसे ऐसे समझिए, एएनआरएफ को हम रिसर्च की दुनिया का मैराथन कह सकते हैं। मैराथन? हाँ। इसका काम है लंबी दौड़ लगाना, बड़े वैज्ञानिक सवालों के जवाब ढूंढना और इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच एक मजबूत पुल बनाना। इसका फोकस बुनियादी मतलब फंडामेंटल रिसर्च पर है। और आरडीआई स्कीम, वो क्या हुई फिर? आरडीआई स्कीम 100 मीटर की स्प्रिंट है। अच्छा। इसका लक्ष्य है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ऐसे इनोवेशंस किए जाएं जिनका नतीजा तुरंत बाजार में दिखे। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो आज की समस्याओं को हल कर सके। तो एक तरफ भविष्य के विज्ञान में निवेश हो रहा है और दूसरी तरफ आज के बाजार के लिए इनोवेशन। ये तो वाकई एक बैलेंस्ड अप्रोच है। बिल्कुल। ये तो हुई नीति की बात, लेकिन जमीन पर यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क्या हो रहा है? लेख में दूसरे बड़े बदलाव के तौर पर इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन की बात की गई है। सुनने में आ रहा है कि आईआईएम्स अब ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। बिल्कुल, संस्थान अब पुरानी सोच से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ आईआईएम्स ही नहीं, कई कॉलेज अब अपने करिकुलम में लाइफ स्किल्स, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप जैसी चीजें जोड़ रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि एक छात्र को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि उसे असल दुनिया के लिए तैयार करना है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, 4 साल की ग्रेजुएशन प्रोग्राम का। एनईपी के बाद अब यूनिवर्सिटीज अपने पहले 4 साल बैच को डिग्री देने वाली हैं। ये 3 साल की डिग्री से अलग कैसे है और क्यों जरूरी है? इस 4 साल के प्रोग्राम की सबसे खास बात है ऑनर्स इन रिसर्च का विकल्प। अच्छा। इसका मतलब है कि छात्र सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आखिरी साल में किसी प्रोफेसर के साथ मिलकर असली रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इससे उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रिसर्च का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलेगा। ये उन्हें दुनिया भर के छात्रों के बराबर खड़ा करता है। और शायद इसी का असर हमें ग्लोबल रैंकिंग में भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल,
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 44 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि 2015 में ये आंकड़ा सिर्फ 11 था। ये तो जबरदस्त छलांग है। बहुत बड़ी छलांग है। और ये सिर्फ संख्या नहीं है। भारत अब इस रैंकिंग में चौथा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। ये दिखाता है कि हमारे संस्थानों का रिसर्च आउटपुट, फैकल्टी की क्वालिटी और ग्लोबल कनेक्शन बेहतर हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये चमक दमक सिर्फ कुछ टॉप के IITs और IIMs तक ही सीमित नहीं है? देश के हजारों प्राइवेट कॉलेजों का क्या वे भी इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की दौड़ में शामिल हो पा रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। अभी ये बदलाव ज्यादातर बड़े और सरकारी संस्थानों में दिख रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब टॉप इंस्टीट्यूट्स एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उसका असर नीचे तक जाएगा। क्वालिटी का दबाव बाकी संस्थानों पर भी बनेगा। और ये बेहतर रैंकिंग भारतीय संस्थानों को ग्लोबल मंच पर तो ला रही है। लेकिन इसका एक और पहलू भी तो है। एक तरफ हमारे संस्थान ग्लोबल हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ लाखों भारतीय छात्र आज भी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। लेख के मुताबिक 12.5 लाख से ज्यादा। क्या इस तस्वीर में भी कोई बदलाव आ रहा है? यहीं पर तीसरा बड़ा बदलाव आता है, जिसे लेख ग्लोबल मोबिलिटी में बदलाव कहता है। अब हो ये रहा है कि कई पश्चिमी देशों में वीजा नियम सख्त हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकल तनाव भी बढ़ रहा है। इससे विदेश जाकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसका भारत पर क्या असर होगा? इसका एक बहुत दिलचस्प असर हो रहा है। हम दोनों दिशाओं में उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण देख रहे हैं। दोनों दिशाओं में? हाँ, यानी एक तरफ विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं और दूसरी तरफ हमारे IIT जैसे संस्थान भी अब विदेशों में कैंपस खोल रहे हैं। मतलब कंपटीशन अब हमारे घर के अंदर आ रहा है। बिल्कुल। और ये एक तरह से अच्छा है ना? जब डीकन और वुलंगोंग जैसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलेंगी तो भारतीय संस्थानों पर अपनी क्वालिटी सुधारने का दबाव बढ़ेगा। इससे छात्रों को देश में ही वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस मिलेंगे और शायद उन्हें बाहर जाने की जरूरत कम महसूस हो। ठीक है, तो ये तो हुए वो बदलाव जो पिछले साल में देखे हैं। अब भविष्य की ओर देखते हैं। आने वाले साल में हमें किन बड़े ट्रेंड्स की उम्मीद करनी चाहिए? लेख 3 बड़े ट्रेंड्स की तरफ इशारा करता है। पहला और शायद सबसे जरूरी है रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव। इसमें एक बिल का जिक्र है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। इसका मतलब मौजूदा सिस्टम में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ कई रेगुलेटरी बॉडीज हैं, UGC, AICTE और भी कई, और अक्सर इनके नियम कानून एक दूसरे से टकराते हैं। इसे ही लेख में फ्रैगमेंटेशन एंड ओवरलैपिंग मैंडेट्स कहा गया है, जिससे संस्थानों के लिए कंफ्यूजन पैदा होता होगा कि किसकी सुने और किसकी नहीं। सही पकड़े। ये बिल इन सबको एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश है। एक सिंगल मजबूत बॉडी होगी जिसके तहत रेगुलेशन, स्टैंडर्ड और मान्यता के लिए अलग-अलग काउंसिल होंगी। इससे सिस्टम में क्लैरिटी आएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका एक बड़ा फायदा उन संस्थानों को होगा जो मल्टी डिसिप्लिनरी बनना चाहते हैं। अभी के सिस्टम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर मैनेजमेंट कोर्स शुरू करना हो तो उसे कई अलग-अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। ये नया बिल इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा। और ये प्राइवेट संस्थानों के लिए खास तौर पर अहम है, जहां देश के 2/3 छात्र पढ़ते हैं। एक पारदर्शी सिस्टम उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अच्छा, अगला पॉइंट AI से जुड़ा है। अब AI की बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि क्या क्लासरूम में ये सिर्फ फैंसी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के काम आएगा या वाकई इससे पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल सकता है? ये सवाल बहुत अहम है। AI सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बदल सकता है। ये छात्रों के सीखने के तरीके को पर्सनलाइज कर सकता है, शिक्षकों को बेहतर टीचिंग मटेरियल बनाने में मदद कर सकता है और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बना सकता है। और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। हाँ, AI 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। लेकिन AI तो पूरी दुनिया में आ रहा है, भारत इसमें खास क्या कर सकता है? यहीं पर भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज छिपा है, हमारी विविधता। भारत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव AI पर दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव AI क्या है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा AI जो सिर्फ अंग्रेजी या पश्चिमी डेटा पर ट्रेन ना हुआ हो। सोचिए, एक AI जो बिहार के किसी किसान को भोजपुरी में खेती की सलाह दे सके। अच्छा। या फिर उत्तर पूर्व के किसी छात्र को उसकी स्थानीय भाषा में मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा सके। हमारे पास इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां और इतने अलग-अलग तरह के सीखने वाले हैं
कि हम ऐसा एआई बना सकते हैं जो असल में भारतीय हो। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करना नहीं है, बल्कि उसे भारत के हिसाब से ढालना है। ये तो वाकई एक बड़ा मौका है। और तीसरा भविष्य का ट्रेंड बताया गया है, विज्ञान की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना। इसमें क्या कमी रह गई है? देखिए, हमारे यहाँ साइंस में थ्योरी तो अच्छी पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में हम अब भी पीछे हैं। इनोवेशन के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में लैब में हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि सिलेबस में था, नंबर मिलते थे। कुछ नया बनाने या खोजने का रोमांच तो होता ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी सोच को बदलना है। इसके लिए कैंपस में मेकर स्पेस बनाने की बात हो रही है, ऐसी जगह जहां छात्र अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप में बदल सकें। इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करें ताकि उन्हें पता चले कि लैब में सीखी हुई चीजें असल में कहाँ काम आती हैं। ये सब देश के डीप टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। लेख में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। क्या ये सारे बदलाव हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है और इसे पाने के लिए दोहरी रणनीति अपनानी होगी। पहला, हमें हायर एजुकेशन को सड़कों और बंदरगाहों की तरह ही एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना होगा, जिसमें लगातार निवेश की जरूरत है। और दूसरा, सिर्फ नए कॉलेज खोलने से तो काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम IIT की क्वालिटी को हर गांव तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए करना होगा। तो वापस हमारे शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या ये बदलाव भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए काफी हैं? देखिए, दिशा सही है और रफ्तार भी बन रही है। विकसित भारत का सपना सिर्फ अच्छी सड़कों और बड़ी फैक्ट्रियों से पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें उच्च क्वालिटी वाली प्रतिभा चाहिए और वो उच्च क्वालिटी वाली शिक्षा से ही आएगी। इसके लिए केंद्र, राज्य और संस्थानों, सरकारी और प्राइवेट, सबको मिलकर काम करना होगा। अब सिर्फ योजनाओं को जमीन पर उतारने की चुनौती है। तो संक्षेप में कहें तो NEP के इंजन से शुरू हुई ये गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही है, जिसके 3 बड़े पहिए हैं: रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल आउटरीच। और आगे का रास्ता रेगुलेटरी सुधार, AI इंटीग्रेशन और प्रैक्टिकल साइंस एजुकेशन से होकर गुजरता है। हाँ, और मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हमने टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात की, लेकिन असली चुनौती ये होगी कि क्या हम इन बदलावों के साथ साथ सीखने के प्रति एक सच्चा जुनून और क्रिटिकल थिंकिंग यानी सवाल पूछने की संस्कृति को भी बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि विकसित भारत के लिए केवल कुशल पेशेवर ही नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी चाहिए। एक बहुत ही जरूरी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।